दोस्तों नमस्कार। समाज में हम न्याय की बात अक्सर करते हैं और जब न्याय की बात आती है तो न्याय की देवी की भी चर्चा होती है। थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति को बदल दिया गया। बहुत सारे जो हमारे साथी लोग हैं उनका फीडबैक आया कि विजय जी आपका इसके बारे में क्या कहना है। दोस्तों ये एक गंभीर मुद्दा है। न्याय की देवी बदलने से क्या हिंदुस्तान में न्याय प्रक्रिया बदल जाएगी? सवाल ये है। और अगर वास्तव में सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों ने सोच लिया है कि हमें हिंदुस्तान में न्याय की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना है, तो फिर क्या करना होगा? आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप और हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हमें न्याय मिले, तो न्यायालय और सरकारों से भी हमें बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। और अगर न्यायालय सही काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे और फिर वही होगा जैसा अक्सर कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। दूसरी बात, आफ्टर ऑल न्याय देने की जिम्मेवारी है किसकी? क्या आम आदमी इस समय देश में न्याय प्रक्रिया से खुश है? इस बात को समझना होगा। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो न्याय की मूर्ति हमने बदली है, आंख पे जो पट्टी बांधी है उसके बाद हमने आंख खोल दी, तलवार की जगह हमने कॉन्स्टिट्यूशन थमा दिया, इसका सबका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है, ये सब कब शुरू हुआ, आंख पे पट्टी बांधने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, इस इतिहास पे भी मैं जाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम ये चर्चा करेंगे कि अगर हमने न्याय की मूर्ति को बदला है तो क्या इससे जजेस को और जुडिशरी की मानसिकता में बदलाव आएगा? इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है, आपके और हमसे जुड़ा हुआ है और समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि न्याय प्रक्रिया में सुधार हो। दोस्तों जहां तक बात है ये पट्टी बांधने की, ये 15वीं शताब्दी के अंत में ये कार्रवाई शुरू हुई थी रोम में। और ये कहा जा रहा है कि उससे पहले जो देवी थी उसकी आंखें खुली थी, आंखों पे पट्टी नहीं थी, लेकिन किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी और ये कहा कि देखिए अब न्याय जो होगा वो ये देवी करेंगी। अब इसके दो रूप निकले। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जब आपने आंख पे पट्टी बांधी, इसका मतलब ये है, जो हिंदुस्तान में भी हम बोलते हैं कि साहब जब कानून के ऊपर, देवी के ऊपर जब पट्टी बंध गई, इसका मतलब वो भेदभाव नहीं करेगी, इम्पार्शियल रहेगी, सबको बराबर की नजर से न्याय मिलेगा। ये सोच थी आंख पे पट्टी बांधने की। लेकिन क्रिटिक्स का क्या कहना था? क्रिटिक्स का ये कहना था कि जब आपने आंख पे पट्टी ही बांध दी तो न्याय की देवी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जब कुछ दिख नहीं रहा, वो गलत सही को पहचान नहीं पा रहे, तो जो तलवार हाथ में आपने दे दी है उसकी क्या गारंटी है कि वो सही ढंग से चलेगी, जहां चलनी चाहिए वहीं चलेगी? क्योंकि आंख पे पट्टी बांध के तलवार चलाना ये बहुत खतरनाक हो जाता है। और रही बात कि तराजू, जो आप बैलेंसिंग की बात कर रहे हो, वो तराजू किस तरफ झुका हुआ है? जब आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो देवी जी को कैसे पता लगेगा कि न्याय हो रहा है? क्योंकि तराजू तो एक तरफ झुक गया, जिधर वजन ज्यादा था उधर तराजू झुक गया, तो क्या न्याय मिला? यही कारण है कि हिंदुस्तान में अक्सर आपने सुना होगा समाज में, मूवीज में, कि कानून अंधा होता है क्योंकि उसको सच्चाई नहीं दिख रही। जहां तक बात है अंधेपन की, हिंदुस्तान में महाभारत जो हुई, दुनिया का सबसे विशाल युद्ध उस समय का, उसमें यह कहा जाता है कि उसकी सबसे बड़ी विजय थी, जो कारण था, उसका जो सबसे बड़ा कारण था महाभारत का, वो था कि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था और उसके सपोर्ट में उनको मार्गदर्शन देने की जगह उनकी वाइफ ने, गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांध ली थी। तो जब किसी को सच दिख ही नहीं रहा तो न्याय कैसे होगा? ये भी एक क्रिटिसिज्म था। लेकिन दोस्तों आज हम बात करते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा गाजियाबाद के कोर्ट में लॉयर्स और जजेस के बीच में हाथापाई हुई, मारपीट हुई, यहां तक कि पुलिस बुलानी पड़ी। ये तो न्याय के मंदिर के अंदर हुआ है।
जब न्याय के मंदिर के अंदर ऐसी हरकतें होंगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जजेस हैं और जो लॉयर्स हैं, उनके बीच में ही भरोसा नहीं रहा। जब दोनों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए? और जहां तक बात है लोअर कोर्ट की, लोअर कोर्ट में जिस तरह से करप्शन है, अगर आप छोटे कोर्ट्स के लॉयर से बात करें तो आपको ये पता लगेगा ये कहते हुए कि साहब हमें तो कानून या ऑर्डर खरीदने पड़ते हैं, हमें तो न्याय खरीदना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर से बात करिए कि वहां क्या चल रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, आपकी जिंदगी में दिखे होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते आते तो पूरी जिंदगी लोगों की लोअर कोर्ट में निकल जाती है, और लोअर कोर्ट में जिस तरह से हाल है वो चिंतनीय है। सवाल इस बात का है कि जब मूर्ति बदलने का सोचा सुप्रीम कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स की स्थिति कैसे सुधरे, इसके बारे में कहां और कितनी चर्चा हुई। सवाल इस बात का है कि हम जजेस की कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि हमको क्या क्या करना है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के लोगों को बुलाकर यह पूछने का प्रयास किया कि वहां पे क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से डिले हो रहा है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये कहा कि भाई हमें इस तरह का आपसे सपोर्ट चाहिए, इसको पब्लिक चर्चा का विषय क्यों नहीं बनाया जा रहा? ये बात सही है कि अगर इस तरह की पब्लिक में चर्चा होगी तो लोगों का न्यायालय से विश्वास घटेगा, लेकिन क्या अगर हम इस तरह की कमजोरियों को छुपा के रखेंगे तो क्या विश्वास बढ़ेगा? समाज में तो चर्चा हो रही। आज स्थिति यह है कि जजेस रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद अपने ही सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजंस को बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। लोअर कोर्ट में सालों लग जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे वकील जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं वो कहते हैं साहब हमें तो खरीदना पड़ता है। अभी तो हम बात कर रहे थे न्यायालय की, अब आती है बात आर्बिट्रेशन की, जो हमने अल्टरनेट शुरू किया। जिस तरह से भारत सरकार ने सोचा था कि हम हिंदुस्तान को आर्बिट्रेशन का सेंटर बनाएंगे, मुझे नहीं लगता वो होगा। जिस तरह से हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन सिस्टम है, जिस तरह से हम लोगों ने उसको इतना महंगा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इससे बेहतर है कि लोग कहते हैं जब इतना ही खर्चा करना है तो हम कोर्ट ही चले जाते हैं। उसके अलावा आर्बिट्रेशन में हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, आर्बिट्रेटर्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे आर्बिट्रेटर वही सेम जनरल नॉलेज वाले लोग हैं, या तो रिटायर्ड जजेस हैं या सीनियर एडवोकेट्स जिनकी पहुंच है। तो क्या आप आर्बिट्रेशन में वास्तव में नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वहां पे भी एक कार्टेल बन गया है? यह भी सोचने की बात है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि समाज में क्या न्यायालय की इज्जत बढ़ रही है या घट रही है? आम आदमी क्या सोचता है, आप उसको वीडियो में देख सकते हैं, लोगों के विचार, सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देख सकते हैं। ये बात अलग है कि मेन लाइन मीडिया इन बातों को नहीं उठाएगा, क्योंकि एक तलवार है जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है, उसका डर दिखा के सबको कहा जाता है मुंह बंद करके रखिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्या सच्चाई को छुपाने से सच्चाई दब जाती है? आप उसको छापोगे ही नहीं, आप टीवी पे ही नहीं दिखाओगे, लेकिन समाज में क्या हो रहा है इस बात को समझना जरूरी है। कुछ और मुद्दे हैं जिसके बारे में हमको सोचना होगा। हम बात कर रहे हैं जस्टिस की। हिंदुस्तान में हम जस्टिस कर रहे हैं या जजमेंट्स दे रहे हैं? एक बेगुनाह को 5 साल बाद आप ये कह के बरी कर देते हैं जेल से कि आप बेगुनाह, अब आप घर जा सकते हैं। उसकी 5-7 साल की जो जिंदगी खराब हो गई, उसके साथ न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहन चिंता करके सरकार को, या यहां तक मैं कहूंगा कि लॉ कमीशन को, ये क्यों नहीं कहा कि आप इस पे गाइडलाइंस बनाइए कि अगर बेगुनाह को जबरदस्ती जेल डाला जाता है और उसकी जिंदगी खराब होती है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उन लोगों को कंपनसेशन कौन देगा, कौन है जिम्मेदार, हु इज अकाउंटेबल? इस पे चर्चा करने से हम क्यों डर रहे हैं? अगर हम इससे डर रहे हैं तो हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समाज में इस समय बहुत बड़ी चर्चा हो रही है फ्रीबीज की लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इसमें केसेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिसीजन लेने के लिए डे टू डे हियरिंग करके इस मुद्दे को समाप्त क्यों नहीं करना चाहता? बार बार सुप्रीम कोर्ट उन सीनियर एडवोकेट्स के भरोसे क्यों है जो इस पॉलिटिकल सिस्टम की देन है और वो इन पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएटेड है? वो तो चाहेंगे ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे, लेकिन देश की जनता चाहती है क्योंकि नुकसान देश का हो रहा है। पॉलिटिशियंस का कभी नुकसान नहीं होता। जो वकील पॉलिटिकल पार्टीज की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं या उनके द्वारा नॉमिनेट होकर संसद या विधानसभा में जाते हैं, वो पहले पॉलिटिशियंस है, वकील बाद में, क्योंकि उनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो गई। तो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। इस बात को भी समझना होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब जजमेंट डिले होता है उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है। इस पे आज तक सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कोई व्हाइट पेपर लाने का नहीं सोचा? आज अगर कोई 1000 करोड़ का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसको आपने 2 साल तक खींचते रहे, जजमेंट नहीं दिया, उस पे ब्याज ही जुड़ के 200 करोड़ हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसको जजमेंट दे भी देते हैं तो 200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी कौन झेलेगा? रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट देख लीजिए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे हो रहा है, बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बाय और मर्जर्स एक्विजिशन के ऐसे इश्यूज होंगे। कॉस्ट ऑफ डिलेड जस्टिस, ये कौन कैलकुलेट करेगा? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए समाज में? क्योंकि जब सरकार को यह पता लगेगा कि अगर वो जुडिशरी को पैसा नहीं दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करने से, जिसके कारण देश को अरबों डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और उससे स्टेट का रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, तो शायद पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये बात समझ में आएगी कि हमें न्यायालयों को रिसोर्सेज क्यों देने चाहिए। क्योंकि सरकारों की आमदनी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, डिस्प्यूट कम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रफ्तार आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है, सबका फायदा है। तो क्या हम पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने और जजेस ने इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिलेड जस्टिस पे आज तक चर्चा करना क्यों नहीं समझा? क्या इसकी जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, इक्विटी की, लेकिन जब इन्फ्लुएंशियल लोग कोर्ट में जाते हैं उनको तुरंत डेट मिल जाती है, बेल मिल जाती है। लेकिन हिंदुस्तान की जेलों में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग शायद ऐसे होंगे जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, जिनको आसानी से बेल दी जा सकती है, लेकिन आज तक उस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा पैरामीटर नहीं एनालिसिस हुआ कि आप हमें वीकली असेसमेंट देंगे सारे कोर्ट्स और इसको सार्वजनिक किया जाए कि किस किस जेलों में कौन कौन से कितने सीनियर सिटीजन बंद हैं, कितने टर्मिनली सिक बंद हैं, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ, हो जेलों में सड़ रहे हैं। मैं एक दो जेलरों से मिला, उन्होंने कहा इस तरह की कमेटी तो बनाई है सरकार ने, लेकिन वो कमेटियां काम कुछ नहीं करती हैं, आती हैं, चाय पीती हैं, समोसा खाती हैं और चली जाती हैं। कुछ लोग काम करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा 100%, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। कितने लोग हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन कमेटीज में बैठ के, और कितने सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या स्टेटस के लिए कमेटी में? क्या इस पे चिंता नहीं होनी चाहिए? जब हम मूर्ति बदल रहे हैं तो मानसिकता कब बदलेगी? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है देश के कानून की। देश का कानून यह कहता है कि जजेस को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। जो जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, क्या वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे? जब देश में ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो जजेस रोल मॉडल क्यों नहीं बनना चाहते? कभी कभी तो ये लगता है कि जज बनने से पहले वो जो वकील थे, जिस तरह से वो एविडेंसेस के साथ खेलते थे, क्या रातों रात जज बनने से उनकी मानसिकता बदल जाएगी और रिटायर होके वापस वो उसी बिरादरी में जुड़ेंगे एज ए सीनियर एडवोकेट? तो क्या जजशिप जो हम कहते थे कि ये भगवान का दूसरा रूप है, मुझे लगता है शायद राजशाही में, मोनार्की में तो हो सकता था, क्योंकि वहां सारी सत्ता राजा के पास थी और राजा का ही रिप्रेजेंटेटिव होता था जज, या राजा खुद जज होता था और यह माना जाता था कि राजा भगवान का रूप है। यही था समाज में। क्या वास्तव में डेमोक्रेसी में, जहां जजशिप एक नौकरी रह गई है, सिलेक्शन है, तनख्वाहें मिलती हैं, पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट होता है, क्या आप उनको भगवान का रूप बोल सकते हो?
या सिर्फ एक टेन्योर है, जैसे बाकी सर्विसेज में होता है, जजशिप भी एक टेन्योर है। आपने अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बने, फौज में नहीं गए, तो आप जज की नौकरी कर रहे हैं। सच्चाई तो यही है ना दोस्तों। इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा जहां तक, जैसे मैंने कहा, लोअर जुडिशरी की रिफॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीदें होनी चाहिए? क्या इस पे जितनी भी हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता कि आप जो वहां पे एलएलएम लोग काम कर रहे हैं या पीएचडीज कर रहे हैं, उनको जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर अपने अपने राज्यों में किस किस तरह की समस्याएं, इन पे पेपर बनाए जाए। हर राज्य में लॉ यूनिवर्सिटी है, क्या वो अपने अपने राज्य की स्थितियों को एनालिसिस करके रिकमेंडेशंस नहीं दे सकती? क्या इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट पास नहीं कर सकता? और इस तरह का असेसमेंट हर साल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो अलग से तो आपको कुछ खर्चा करना नहीं, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन लाइफ को लेकर सेंसिटिविटी इन जजेस। क्रिटिकल केस है, हॉस्पिटल में सीरियस है, इंश्योरेंस कंपनीज पेमेंट करने को तैयार नहीं है, इनफैक्ट उनके लॉयर्स अपीयर नहीं होते इंश्योरेंस कंपनीज के, और डेट पे डेट पड़ती रहती है। ऐसे मुद्दों पे जहां पे ह्यूमन लाइफ स्टेक पे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश पास नहीं कर सकता कि हम आपको पास ओवर नहीं देंगे, आपको कंपनसेशन देना होगा, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अपीयर होइए, अगर आप अपीयर नहीं हो रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं, और जो पेशेंट हॉस्पिटल में है, जिसका डायलिसिस हो रहा है, जिसको किडनी बदलनी है, जिसका हार्ट ऑपरेशन है, उसको अगर इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी तो वो इलाज करा लेगा। आप इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे नहीं रही, परिवार अपने पैसों से उस बीमार का इलाज कर रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है, उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन कोर्ट्स में जजेस ये बोलते हैं क्या जल्दी है, अगर आज नहीं आया अगली डेट पे हम कर देंगे, और अगली डेट 2 महीने बाद। क्या गारंटी है वो आदमी जिंदा रहेगा? ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में अगर जज ये बोल दे कि क्या जल्दी है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये मानसिकता कौन सी है। क्योंकि जजेस के लिए रूटीन है, लेकिन उस परिवार, उस व्यक्ति का सोचिए जो डेथ बेड पे बैठा है, इसकी मौत सामने खड़ी। यही सोच का फर्क है, यही सेंसिटिविटी का फर्क है। इसकी ट्रेनिंग कौन देगा? तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमने मूर्ति तो बदल ली, मानसिकता कब बदलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मूर्ति बदली, आपने आंख से पट्टी हटाई, तलवार की जगह संविधान दिया, तो क्या वो मानवता के आधार पे हमारा जुडिशियल सिस्टम बदलेगा? कुछ सुझाव मैंने दिए दोस्तों, आपके पास भी कुछ सुझाव होंगे। जजेस के पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उनके पास हमसे ज्यादा अच्छे सुझाव होंगे। सवाल यह है कि क्या मूर्ति बदलना एकमात्र लक्ष्य है? और अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि जिस दिन से मूर्ति बदली गई, उस दिन से हमारे जजेस की मानसिकता भी बदलनी शुरू हो जाएगी और आम आदमी का भरोसा जुडिशरी पे बढ़ने लगेगा? क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मुद्दा गंभीर है, जो भी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हम भी एज ए एडवोकेट, हम सब जिम्मेवार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि साहब लॉयर्स की तरफ से कोई गलती नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन जब तक समाज दबाव नहीं बढ़ाएगा, स्थितियां नहीं सुधरेंगी। ये वीडियो उसी लिए है, जब मेरे दोस्तों ने कहा कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, तो मेरा यह कहना है कि समाज अपना दबाव बढ़ाए, खुल के बात करे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, इस वीडियो को भी शेयर करिए, ताकि हम एक चर्चा की शुरुआत तो करें। उम्मीद है हालात बदलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे मुझे नहीं लगता आपको और कहीं मिलेंगे। आपने वक्त निकाला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।